हेलो दोस्तों, द्रोड़बाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। स्टूडेंट, इसे शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं भाग 4 को। भाग 4 स्टूडेंट, भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में हैं, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम भाग 3 को क्लियर करे थे, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक पढ़े थे। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 35 के बाद अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में आते हैं। अधिकारों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक मौलिक अधिकार और दूसरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जैसे स्टूडेंट मौलिक अधिकार हैं, उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी अधिकार हैं एक प्रकार के। तो स्टूडेंट, इन दोनों में अंतर क्या है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, उसी प्रकार से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत आयरलैंड है। DPSP को निर्देशों का यंत्र कहते हैं। तो स्टूडेंट, इन्हें निर्देशों का यंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से राज्य को अर्थात सरकारों को निर्देश दिया गया है कि आप इस तरीके का कार्य करें, इसलिए इन्हें निर्देशों का यंत्र कहते हैं। इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है। स्टूडेंट, इससे पहले हम मौलिक अधिकार पढ़े थे, और मौलिक अधिकार की प्रकृति के बारे में हम आपको बताए थे। उनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, अर्थात राज्य इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा। नहीं शब्द का उसमें प्रयोग था, इसलिए जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, अर्थात राज्य इस प्रकार का कार्य करेगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये सरकार पर निर्भर होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, मौलिक अधिकारों के बारे में बताए थे कि मौलिक अधिकार को संविधान देता है, और मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके पीछे कानूनी मान्यता होती है। इसलिए हमारे मौलिक अधिकार को कोई बाधित करता है, मौलिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करता है, तो हम उसे न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनको सरकार के अर्थात राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। अगर सरकार की अच्छी स्थिति है तो वो देना चाहे तो दे, अगर अच्छी स्थिति नहीं है, अगर सरकार नहीं देना चाहती है तो नहीं भी दे सकती है। हम इसके लिए न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट, इसमें बताया गया है इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये सरकार पर निर्भर होते हैं। ये भी एक प्रकार के अधिकार होते हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका उद्देश्य होता है आम जनता की भलाई करना, उसी प्रकार से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात ऐसे स्टेट की स्थापना करना जिसमें लोक मिस जनता का कल्याण हो सके। इनके पीछे राजनीतिक मान्यता होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता होती है, और कानूनी मान्यता होती है इसलिए हम न्यायालय में चुनौती भी दे सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता होती है, अर्थात सरकार की स्थिति अच्छी है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनता को दे रही है तो ठीक है, अगर नहीं दे रही है तो 5 वर्ष के बाद आपको अधिकार होता है कि उस सरकार को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता होती है। तो जैसा कि आपको हम अभी बताए थे, DPSP जो हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। हम एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 को समझते हैं। 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। स्टूडेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए अर्थात DPSP के लिए जो राज्य शब्द प्रयोग किया गया है उस राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। और कौन सी परिभाषा दी गई है? तो वही परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में दी गई थी। तो स्टूडेंट, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। जो राज्य शब्द है, राज्य का मतलब आपको बताए थे संघ सरकार, राज्य सरकार या लोकल सरकार या कोई सरकारी संस्था। जब भी हम राज्य शब्द कहते हैं
स्टेट वाला राज्य वो नहीं होता है। मौलिक अधिकार में और डीपीएसपी में राज्य का मतलब सरकारों से होता है और सरकारी संस्था से होता है। तो राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो ओरिजिनल रूप से अनुच्छेद 12 में दी गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। यहाँ तो अनुच्छेद 36 में तो ये बताया गया है कि वही राज्य शब्द है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, अर्थात अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है। मूल रूप से अनुच्छेद 12 में परिभाषा है, जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी हुई है उसी परिभाषा को अनुच्छेद 36 में रिपीट किया गया है। इस बात को आप अच्छे समझ गए होंगे। अनुच्छेद 37 समझते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या है? डीपीएसपी के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, अर्थात ये परिवर्तनीय नहीं है। राज्य नीतियां बनाते समय डीपीएसपी का ध्यान रखेगा। जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी अगर सरकार आपको नहीं दे रही है तो आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट ये पहले ही बता दिया गया है, ये इनके पीछे राजनीतिक मान्यता होती है, कानूनी मान्यता नहीं है। इसलिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते अगर डीपीएसपी सरकार नहीं दे रही है तो। स्टूडेंट ये अनुच्छेद 37 में बताया गया है, अर्थात ये परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये बताया गया है कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा उस समय डीपीएसपी का ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 38 में समझते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है, अर्थात जो राज्य है, राज्य का मतलब हम पहले ही बता दिए हैं स्टूडेंट, सरकार है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगी सभी लोगों के साथ में। स्टूडेंट इन तीनों न्याय के बारे में हमारी प्रस्तावना में भी बताया गया है, जैसा कि हम प्रस्तावना में आपको बताए थे। अनुच्छेद 39 समझते हैं। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 39 में 3 क्लॉज हैं, उन तीनों क्लॉजों को समझते हैं। नंबर ए को समझते हैं, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, यानी कि सरकार से कहा गया है डीपीएसपी में कि आप पुरुष और स्त्री के लिए, सभी के लिए जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएंगे। वी में क्या बताया गया है? वी में बताया गया है भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, अर्थात जो भी भौतिक संसाधन हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं हमारे देश में, उन सभी संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। नंबर सी क्या है 39 में? समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रकार से समझिए, अगर कोई समान कार्य कर रहा है तो उस समान कार्य के लिए बिल्कुल समान वेतन मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे एक महिला कोई कार्य कर रही है और एक पुरुष कोई कार्य कर रहा है और उतना ही दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। स्टूडेंट जो अनुच्छेद 39 में सी क्लॉज है, ये पूछा गया था किसी एग्जाम में कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 39 में उल्लेखित है। स्टूडेंट अनुच्छेद 39 में एक अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें क्या जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है न्याय व कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराना। स्टूडेंट सरकार को कहा गया है डीपीएसपी के तहत कि जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में गरीब हैं और वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसा कि स्टूडेंट कानूनी प्रक्रिया शुरुआत से ही बहुत महंगी है, गरीब व्यक्ति है वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए ये अनुच्छेद जोड़ा गया कि कोई गरीब व्यक्ति अगर है वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए न्याय व कानूनी सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। और जैसा कि स्टूडेंट आपको पता भी होगा, कुछ व्यक्ति जो गरीब होते हैं उन्हें सरकारी वकील दिया जाता है, वो इसी के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो स्टूडेंट डीपीएसपी में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है, इसलिए हमारा जब संविधान लागू हुआ था उस समय देश के किसी भी हिस्से में ग्राम पंचायत का गठन नहीं था, क्योंकि डीपीएसपी का मतलब होता है सरकार देना चाहे तो दे और नहीं देना चाहे तो नहीं दे। स्टूडेंट ग्राम पंचायत का पहली बार गठन 1959 में हुआ था। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत दी गई थी। तो स्टूडेंट पहले ग्राम पंचायत को संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी, ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में डाल दिया था। अनुच्छेद 41 समझते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम, शिक्षा, लोक सहायता। स्टूडेंट जो राज्य होगा वो काम देगा लोगों को, शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा, अर्थात जनता को सहायता देगा। तो जनता को जो सहायता दी जाएगी, तो प्रत्येक व्यक्ति को सहायता नहीं दी जाएगी, उन लोगों को सहायता दी जाएगी जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बेकार हैं, दिव्यांग हैं। ये स्टूडेंट 4 वेस बताए गए हैं, 4 आधार बताए गए हैं। तो स्टूडेंट अनुच्छेद अगला समझते हैं। अनुच्छेद 42 में क्या है? मानवोचित दशा। मानवोचित दशा का मतलब स्टूडेंट है काम करने की सही परिस्थितियाँ।
तो स्टूडेंट फिर से हम अनुच्छेद 41 से इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। काम, शिक्षा, लोक सहायता, अर्थात काम देगी सरकार, और केवल काम ही नहीं देगी, अनुच्छेद 42 के तहत काम करने की उचित दशाएं भी देगी, अर्थात काम करने की सही परिस्थितियां भी देगी। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है वहाँ काम दे दे, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ काम करने की अच्छी परिस्थितियां होंगी वहाँ काम दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिसे मानवोचित दशा कहते हैं। और स्टूडेंट अनुच्छेद 42 में ही प्रसूति उपबंध भी जोड़ा गया है। प्रसूति उपबंध का मतलब है जो स्टूडेंट लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत सारे सरकार ने कानून नियम बनाए हैं, वो DPSP के अनुच्छेद 42 के तहत ही बनाए हैं। अनुच्छेद 43 को समझते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। जीवन निर्वाह योग्य सरकार वेतन देगी एवं कुटीर उद्योग अर्थात छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगी, अर्थात प्रोत्साहन देगी सरकार, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो स्टूडेंट 41, 42, 43 को एक साथ याद किया जाता है। 41 के तहत सरकार काम देगी, काम ही नहीं बल्कि काम करने की उचित व्यवस्थाएं देगी 42 के तहत। 43 के तहत केवल उचित व्यवस्थाएं नहीं देगी, जीवन निर्वाह के योग्य वेतन भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 43A, तो स्टूडेंट ये बड़ा ए है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट ये भी 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंध मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त नियम बनाना। तो स्टूडेंट जो मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की भागीदारी में उन मजदूर वर्ग के लिए उपयुक्त नियम बनाना। तो स्टूडेंट आप लोग देखते भी होंगे, जो मजदूर वर्ग होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, उनके लिए, उन मजदूरों के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। तो अनुच्छेद 43A के तहत ही बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 43B, स्टूडेंट ये भी बाद में जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। सहकारी समितियों का बनाना। तो स्टूडेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, सहकारी समितियों के बारे में अनुच्छेद 43B में बताया गया है। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 44। तो स्टूडेंट इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि सभी नागरिकों के लिए सरकार चाहे तो कानून एक समान बना सकती है। तो स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे, क्या अभी सभी लोगों के लिए एक कानून नहीं है? तो स्टूडेंट देखा जाए ज़्यादातर मामलों में सभी के लिए एक ही कानून है, लेकिन कुछ मामले होते हैं जिनमें एक कानून नहीं है। स्टूडेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है पूरे देश में एक कानून लागू करना। जब एक देश है, एक संविधान है, एक ध्वज है, तो सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर कर दें कि जितने भी क्रिमिनल मैटर हैं, जितने भी फौजदारी के मामले होते हैं, उन सभी मामलों में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, जिस धर्म का व्यक्ति है, अगर उसी ने किसी का मर्डर किया है या उसने कहीं चोरी की है या उसने कोई भी क्रिमिनल मैटर किया है, उसमें सज़ा बिल्कुल समान मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो स्टूडेंट जो सिविल संहिता है वो कुछ घरेलू मामले में अलग अलग होती है, जैसे विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकारी का जो नियम है, इन मामलों में स्टूडेंट यानी कि सिविल मामलों में इस्लाम धर्म के लिए अलग से नियम होते हैं और कोई दूसरा धर्म है उसके लिए कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे तलाक के नियम हिंदू धर्म में अलग हैं, मुस्लिम धर्म में अलग थे, विवाह के नियम भी अलग अलग थे, तलाक के नियम भी, और उत्तराधिकारी का नियम भी जो है वो भी हिंदू धर्म में अलग हैं और दूसरे धर्मों में अलग हैं। तो स्टूडेंट जो क्रिमिनल मैटर है उसके लिए सभी के लिए एक समान कानून है। जो सिविल मामले होते हैं उन सिविल मामलों में अलग अलग धर्मों में कुछ अलग अलग नियम हैं। इसीलिए स्टूडेंट कहा जाता है कि भारत में सिविल संहिता नहीं है, क्योंकि सभी मामलों में सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो जाएगा, उसको कहा जाएगा कि सिविल संहिता है, अर्थात यूसीसी लागू है। तो स्टूडेंट भारत का कोई ऐसा राज्य है जिसमें यूसीसी लागू है? गोवा में स्टूडेंट यूसीसी लागू है, यानी कि गोवा की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, अर्थात वहाँ किसी भी धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, तो क्रिमिनल मामला हो या दीवानी मामला हो, दोनों मामलों में समान व्यवहार किया जाता है, समान सज़ा, समान कानून होता है सभी के लिए। तो स्टूडेंट
समान नागरिक संहिता समान, और यहाँ भी अनुच्छेद समान है, 4 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यकाल की देखरेख। DPSP के तहत सरकार से कहा गया है कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी आप प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यकाल की देखरेख कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकार बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाती है, वो DPSP को ध्यान में रखते हुए बनाती है। और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सारे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, वो स्टूडेंट अनुच्छेद 45 की ही देन है। तो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के बारे में स्टूडेंट DPSP में बताया गया है, और 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए स्टूडेंट जो फ्री अनिवार्य शिक्षा बताई गई है वो मौलिक अधिकार में है। और मौलिक अधिकार में कहाँ है, अनुच्छेद 21 के का में है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट, 6 वर्ष से कम बच्चा है उसके बारे में DPSP में बताया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के बारे में मौलिक अधिकार में बताया गया है। अनुच्छेद 46 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अनुच्छेद 46 अच्छे से समझना है। SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सुधार। तो स्टूडेंट जो SC हैं, ST हैं और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, अन्य दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा और आर्थिक सुधार सरकार कर सकती है। स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है, उसका आधार क्या है, उसका आधार अनुच्छेद 46 ही है। SC ST के आरक्षण के बारे में और अन्य पिछड़े वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है उनके बारे में अनुच्छेद 14 और 15 में बताया गया है। तो स्टूडेंट जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके आरक्षण के बारे में कहीं नहीं था, इसलिए स्टूडेंट सरकार ने अनुच्छेद 46 को आधार बनाया और कहा कि इसमें अनुच्छेद 46 में लिखा है दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सुधार कर सकती है सरकार। इसलिए सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया इसी अनुच्छेद के तहत, और उसमें जोड़ा कि सामान्य वर्ग के जो दुर्बल वर्ग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको शिक्षा में और सेवाओं में अर्थात सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 को समझते हैं। लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नशीले पदार्थ के सेवन पर पाबंदी। तो स्टूडेंट जो जनता है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और नशीले पदार्थ के सेवन पर पाबंदी लगाना है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कहीं तंबाकू पर या फिर कहीं पर शराबबंदी होती है, वो सरकार अनुच्छेद 47 के तहत ही करती है। अर्थात सरकार को दी गई है जिम्मेदारी कि आप चाहें तो शराबबंदी या गुटखाबंदी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी है तो अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार सरकार ने वहाँ शराबबंदी की है। दूसरे राज्यों में शराबबंदी नहीं है तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर स्टूडेंट ये मौलिक अधिकार में होता कि शराबबंदी रहेगी तो स्टूडेंट शराब पूरे देश में कहीं भी नहीं बिकती। चूँकि ये DPSP में है तो सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार करना चाहे तो करे, सरकार नहीं करना चाहे तो नहीं करे। स्टूडेंट अनुच्छेद 48 को समझते हैं। कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं का विकास एवं गौ हत्या पर रोक। स्टूडेंट कृषि के बारे में अच्छी व्यवस्थाएं बनाना, पशुपालन के बारे में और दुधारू जो पशु हैं उनका विकास करना एवं गौ हत्या पर रोक। तो स्टूडेंट अच्छे से याद रखना, अनुच्छेद 48 गौ हत्या पर रोक के बारे में कहता है, दुधारू पशुओं के विकास के बारे में कहता है, कृषि और पशुपालन के बारे में अच्छे नियम कायदे कानून बनाने के लिए भी कहता है। अनुच्छेद 48A स्टूडेंट इसको भी बाद में जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट इसमें क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। तो स्टूडेंट जो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया गया है वो अनुच्छेद 48A में बताया गया है। और जो वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा, जो वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण किया जाता है, जैसे स्टूडेंट आप हिरन को नहीं मार सकते हैं, शेर को नहीं मार सकते हैं, तेंदुआ को नहीं मार सकते हैं, हाथी को नहीं मार सकते हैं, तो जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको आप नहीं मार सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका आधार क्या है, इसका आधार अनुच्छेद 48A है। और इसी के तहत स्टूडेंट 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी। तो स्टूडेंट आप अच्छे समझ गए होंगे, पर्यावरण का संरक्षण करना और वन्य जीवों का संरक्षण करना सरकार को DPSP के अनुच्छेद 48A में बताया गया है। अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है स्टूडेंट, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक व स्थानों का संरक्षण। तो स्टूडेंट जो राष्ट्रीय स्मारक हैं और जो राष्ट्रीय स्थान हैं उनके संरक्षण के बारे में बताया गया है। यानी कि सरकार जो है, जो राज्य है, वो क्या करे, राष्ट्रीय स्मारक को सुरक्षा करेगा या कोई राष्ट्रीय महत्व का स्थान है उसको भी संरक्षण देगा। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 50 में बताया गया है जो राज्य है, जो सरकार है, वो कार्यपालिका
और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अर्थात शक्तियों का पृथक्करण करेगा। इसीलिए स्टूडेंट कार्यपालिका और न्यायपालिका में बहुत अंतर होता है। न्यायपालिका बिल्कुल अलग कार्य करती है, कार्यपालिका अपना अलग कार्य करती है। इन दोनों के बीच में कोई भी मिक्सअप नहीं है। कार्यपालिका अपना कार्य करेगी और एक दूसरे को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। आई होप स्टूडेंट अनुच्छेद 50 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो स्टूडेंट अनुच्छेद 51 डीपीएसपी का अंतिम अनुच्छेद है। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। स्टूडेंट सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार से कहा गया है डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 के तहत कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट जो सरकार होती है वो इसी अनुच्छेद के तहत विदेश नीति का आधार बनाती है। दूसरे देश होते हैं उनसे अच्छे संबंध बनाना, अर्थात जो विदेश नीति का आधार होता है, तो वो जो आधार होता है वो किस अनुच्छेद का आधार है? आधार अनुच्छेद 51 का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है अनुच्छेद 51 के तहत जो डीपीएसपी में है। आई होप स्टूडेंट ये सभी अनुच्छेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है किसी प्रकार से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।